हाय एवरीवन, वेलकम टू मगध ISPCS। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज यूपीएससी 2024 पेपर। ओके, यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, जीएस पेपर 1, वो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और ऐसे प्रीवियस ईयर हम कम से कम 2025 को देखते हुए हम यूपीएससी का जो पेपर है इससे 10 साल तक हम पेपर देखेंगे, 2015 तक, 2015 तक। ओके, तो आज हम एनालाइज करते हैं 2024 का पेपर है। ये सेक्शन आपका देख लीजिए, सेट डी है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके, लेट मी जूम इट। लुक, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज how many delimitation commission have been constituted by the government of India till दिसंबर 2023। ठीक है, 2023 दिसंबर तक। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन अब तक कितने बार कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ये पूछ रहा था। ओके, अगर आप लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके नाउ, ठीक है, तो कह रहा है कि 2023 दिसंबर तक डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, कितने बार बनाई गई है। ठीक है, तो देखो, पहले तो हम डिलिमिटेशन को समझते हैं। डिलिमिटेशन वो होता है जब हम क्या कहते हैं कि एक रूल होता है, प्रोसीजर होता है, जब हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं लिमिटेशन को और या बाउंड्री को। ठीक है, लिमिटेशन या बाउंड्री को जब हम फिक्स करते हैं ना, बाउंड्री को जब हम फिक्स करते हैं किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को या किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी का, तो उसको डिलिमिटेशन कहते हैं, उसको डिलिमिटेट करना, डिमिलिटाइज करना होता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग, और ये जो होता है ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तो ये एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तक ऐसे कितने कमीशन बनाए जा चुके हैं 2023 तक। ठीक है, तो इसमें बेसिक सा आपको क्या था, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता था, इसमें डी हो जाता। ठीक, क्योंकि अब तक 4 बार बनाए जा चुके हैं। ठीक है, पहला हमारा बनाया जा चुका था जब हमारी आज़ादी मिली थी हमें, तो उस समय हमें बनाया गया था कितना, 1952 में बनाया गया था टी लिमिटेशन कमीशन। पहला पूछ लिया जाएगा ये भी कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब आई थी, तो ये भी आप याद रखना, 1952 में आया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जब बना था, सेकंड जो बना था वो 1962 में। ठीक है, 1962 डिलिमिटेशन कमीशन था। उसके बाद आता है 1973। ठीक है, उसके बाद ठीक इसके बाद सीधा आता है 2022। ठीक है, 2002 में। ठीक है, यह देखिएगा यहाँ 63 भी है, यहाँ 72 भी होगा। ठीक है, ये क्यों इसलिए है क्योंकि ये 1 साल का पूरा प्रोसीजर था, तो ये बन के तैयार होता था। तो इसको डिलिमिटेशन कमीशन को हम जब लिखते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन 2000 यही लिखते हैं, 2002 लिखते हैं, और 1962 लिखते हैं, और 1972 लिखते हैं। ओके, तो अब तक 4 बार आया हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का, डी हो जाएगा 4। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है, पॉलिटी का ही चल रहा है अब तक। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है, जो 8th शेड्यूल था उसको हम अमेंड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन था 71st 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया था। ठीक है, 1992 में। तो उस समय हम 8 शेड्यूल को हमने क्या किया था, अमेंड किया था। तो अमेंड करके कौन से लैंग्वेज को उसमें डाला गया था, इंक्लूड किया गया था, क्योंकि 8 शेड्यूल हमको लैंग्वेज के बारे में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो कौन कौन सा आपको शेड्यूल किया गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो, इसमें हमारा पहला ऑप्शन क्या देता था, कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा क्या था, नेपाल, चौथा क्या था, मैथिली था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 71st अमेंडमेंट के तहत हमने क्या क्या, कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड किया है, ये बताना है। तो देखो, पहले तो हम समझते हैं कि ये 8 शेड्यूल में क्या क्या होता है। तो 8 शेड्यूल में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी अब तक टोटल कितने लैंग्वेज ऐड किए गए हैं, तो 22। ठीक है, तो 22 राज्य और 22 भाषाएं हमारी ऐड की गई है। ठीक है, उसी बेसिस पे यूपीएससी भी आप देखते होगे, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, इन्हीं 22 भाषाओं पे आप के द्वारा लिख सकते हैं आप अपना मेंस का एग्ज़ाम यूपीएससी में। ठीक है,
तो इस पे देखो पूछता है कि अब ये कौन कौन से लैंग्वेज थे जो 71 में आपका आया था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन की बात कर ली जाए तो उस समय 3 आपके भाषा थे जिनको ऐड किया गया था। वो आपका कोंकणी था, मणिपुरी था और नेपाली था। इन्हीं 3 भाषाओं को आपको कब इंक्लूड किया गया था? 71st अमेंडमेंट में, जो कि आपका 1992 में हुआ था। ओके, अब बचता है हमारा एक मैथिली, ठीक है। मैथिली जो बिहार की भाषा है, मैथिली भाषा है बिहार की, वो ऐड किया गया था। तो वो ऐड आपका किया गया था 92 अमेंडमेंट में, ठीक है। 92nd यानी 92 अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, तो वो उस समय ऐड किया गया था, ठीक है। तो यहाँ आपको देख लीजिए कि ये आपका इनकरेक्ट में आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, इनमें ऐड किया गया, ये नहीं ऐड किया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यूपीएससी कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ली जाती है। देखो इसका थीम, यूपीएससी का थीम पकड़ो कहाँ तक ये पहुँच रहा है, ठीक है। देखो 8 शेड्यूल से पूछा है इस बार, ठीक है। कल को हो सकता है 9 शेड्यूल से पूछ लिया जाए, या अमेंडमेंट में ये पूछ लिया जाए कि मैथिली भाषा जब ऐड हुई थी तब कौन 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 सा अमेंडमेंट था, ये पूछ लिया जाएगा। तो हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है 92nd अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था वो पेयर बनाने वाला था, ठीक है। इधर पार्टी थे, इधर पार्टी के लीडर्स के नाम थे, ठीक है। तो आपको पता होगा जनसंघ, जो भारतीय जनता संघ है, भारतीय जनसंघ है, ठीक है, जिसको जनसंघ पार्टी पहले कहते थे, वो किनके द्वारा, कौन से लीडर उनके मुख्य हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दिया हुआ है। सोशलिस्ट लीडर में आपको सी राजगोपालाचारी दिया हुआ। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में आपको जगजीवन राम है। स्वतंत्रता पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है। और आपको पूछ रहा है करेक्टली कौन सा मैच है। ओके, एक मिनट इसको थोड़ा और देखता हूँ पूरा क्वेश्चन को। हाँ, नाउ अब ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब कौन कौन सा है जो इस पार्टी के लीडर हैं और कौन इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है, कौन करेक्टली पेयर मैच है। तो देखो होता क्या है, आपको देखो इसमें से क्या क्या देखना है। देखो आपको याद होगा सोशलिस्ट पार्टी जब 1934 में बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी आपका 1934 में जब बनी थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा जो उस समय का सोशलिस्ट पार्टी का नाम था वो 1934 में बदल के क्या हो गया था, आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा हुआ था, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा हुआ था, जिसका ही उधर क्या हुआ था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। और इस पार्टी को बनाने में कौन कौन से लोग थे? जैसे ये अभी ये नाम था, आज़ादी के बाद इसका क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी नाम था, लेकिन उसके पहले क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जो 1934 में बना था, ठीक है, ये पार्टी। और इनके कौन कौन से कह सकते हो लीडर थे? तो इनके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को बनाने में जो लीडर लोग थे वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। जेपी जिनको कहते हैं, जेपी जी, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। उसके बाद जो थे आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी भी थे। ये तीनों लोग थे प्रोमिनेंट उसमें, ठीक है। और जब ये पार्टी बनती है फिर आगे क्या होता है, आज़ादी के बाद 1977 में इस पार्टी को मर्ज कर दिया जाता है जनता दल पार्टी में, ठीक है। जनता पार्टी में मर्ज किया जाता है, जनता पार्टी जो है उसमें मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा सेकंड, ठीक है। फर्स्ट हमारा सही होगा, भारतीय जनसंघ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। थर्ड में हमारा गलत हो जाएगा, जो कांग्रेस आप सॉरी थर्ड हमारा सही है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम के द्वारा ही बनाया गया था, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जगजीवन राम के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। आपको पता होगा जगजीवन राम जो थे वो जब ये क्या आगे जाकर आफ्टर इंडिपेंडेंस कह सकते हो कि आज़ादी के बाद इन्होंने बहुत अच्छा कैबिनेट संभाला था इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट के पोजीशन पे भी रहे, ठीक है। और आगे जा कर के ये क्या हुआ कि इन्होंने खुद अपनी पार्टी जो बनाई थी इससे रिज़ाइन दे देते हैं 1977 में ही, ठीक है। 1977 में भी ये रिज़ाइन दे देते हैं, और 1977 के बाद उसी समय ये अपना पार्टी बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम रखा था उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, 1977 में, ठीक है। उसके पहले जो थे, उसके पहले ये कह सकते हैं, उसके पहले आप ये जो जगजीवन कांग्रेस में थे, ठीक है, कांग्रेस में थे,
उसके बाद कांग्रेस से रिजाइन देते हैं 1977 में, खुद की पार्टी बनाते हैं कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये गलत है। उसका स्वतंत्रता पार्टी जो है आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, ये भी गलत है क्योंकि ये आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा नहीं, सी राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आपको याद होगा सी राजगोपालाचारी वही हैं जो हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिया जब इंडिया रिपब्लिक हो जाती है तब आफ्टर रिपब्लिक हमारे पहले गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी ही थे, ठीक है। तो हमारा सेकंड गलत है, फोर्थ गलत है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ओनली 2 हो जाएगा, बी, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा पार्टी और उनके नाम दे करके, ठीक है। तो आप इसके लिए जैसे अभी मौजूदा पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टियां हैं बहुत सारे, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो यहाँ जो ये आप देख रहे हो ना, ये सारी पार्टियों का जो निकाला गया 1977 की ही टाइम की बात हो रही है, ठीक है। आपको 1977 याद रखना होगा, जब इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ था ना, तो ये उस टाइम की पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। नाउ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक, फोर्थ क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय संविधान को लेकर के कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये बताना है, ठीक है। हमारा देखो पहला स्टेटमेंट कहता है द पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर गिवन इन अ पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। म्यूनसिपल नगर निगम म्यूनसिपैलिटी के जो पावर हैं, शक्तियाँ हैं, उसको किस में दिया गया है, तो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट जो है वो भाग 9 के ए में दिया गया है, पार्ट 9A में दिया गया है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कहता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न आर गिवन इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो पार्ट 18 में दिया गया है। सी तीसरा कहता है प्रोविज़न रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन टू द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ, पार्ट 20 में दिया गया, ये आपको तीसरा बोल रहा है। तो बताओ ये कौन से आर्टिकल कौन से पार्ट में दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट कौन से पार्ट आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आपको बताना है कौन से पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ तो कौन सा ही है, 2 मिनट आप लोग बताओ, मैं आता हूँ। देखो तो इसमें जो है, देखो हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट 9A में जो हमने पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी लाई थी, ये आपका कब आया था, अमेंडमेंट की गई थी। अमेंडमेंट आपका होता है कब, 1992 में अमेंडमेंट होता है, जो 74 अमेंडमेंट था, ठीक है। आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट में हमने क्या लाया था, हम पंचायती राज लाए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 74 अमेंडमेंट में हमने MCD लाया, म्यूनसिपैलिटी लाई, जिसमें हमने पावर ऑफ म्यूनसिपैलिटी की घोषणा इंक्लूड किया उसको, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है इमरजेंसी प्रोविज़न, ये आपका पार्ट 18 में आता है, ठीक है। ये भी सही है, पार्ट 18 में ही आता है, ये भी आपका सही था, फर्स्ट भी पार्ट 18 में आता है। पार्ट 18 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो पार्ट 18 में क्या है कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है, इसमें तीनों इमरजेंसी आती है, ठीक है। फाइनेंशियल, नेशनल, जिसको आप इंटरनल में से कहते हो, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसको 52, 56, 356 और 360 में हम ऐड करते हैं, ओके। तो ये आपका पूरा हो जाएगा क्या, ये आपका इमरजेंसी प्रोविज़न 18 में आता है, ओके। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में देखो क्या कहता है कि 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ठीक है। 20 ऑफ द जो पार्ट 20 में जो ऐड किया गया है, ठीक है, ये जो है ये आपको अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है। अमेंडमेंट जो आर्टिकल हमारा किस में है, 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ठीक है। और ये जो आपका है ये पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है, जो डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी होगा, 1, 2 एंड 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा 5th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार, स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग करेक्ट है, ठीक है। हमारा पहला कहता है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट
सब्जेक्ट जो है इंटरस्टेट ट्रेड जो है और कॉमर्स जो होती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम जो व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो जो है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टेट के सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। हमारे 3 सब्जेक्ट हमें पता है, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ आपको कह रहा है कि ये क्या है, उसकी इंटरस्टेट ट्रेड जो है कॉमर्स, ये आपका स्टेट के अंडर आता है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है इंटरस्टेट के अंडर जो बोल रहा है ये नहीं होगा, ये स्टेट लिस्ट के अंडर नहीं आता है। जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार कर रहे हैं तो ये इसका देख रेख कौन करेगा, तो ऑफकोर्स एक अगर राज्य को सौंप लिया जाएगा स्टेट लिस्ट में तो राज्य अपना मनमाना कर लेगा, ठीक है, मनमानी चाहे जो कर लेगा, ठीक है। तो ये एक यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, ये यूनियन लिस्ट में आता है स्टेट ट्रेड, और इंटरस्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड करते हैं वो यूनियन लिस्ट में आता है। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा कि इंटरस्टेट ट्रेड आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। और इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य का जो माइग्रेशन है वो भी आपका स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट के अंडर आता है, ये पूछ रहा है तो नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है ये भी आपका यूनियन के ही अंडर आता है, ठीक है, ये भी आपका यूनियन के ही अंडर आता है, ठीक। उसके बाद हमारा ये पूछ रहा है कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, ठीक है। इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है वो एक यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंडर, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सही होगा, ये आपका जो है थर्ड आपका ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है आपका, ये एक यूनियन लिस्ट ही है, ठीक है, ये आपका यूनियन लिस्ट ही है जो इसके अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद डी आपका कहता है कॉरपोरेशन ऑफ टैक्स इज अ सब्जेक्ट लिस्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, कॉरपोरेशन ऑफ टैक्स की बात कर रहा है, ये आपको सब्जेक्ट लिस्ट के अंडर आता है, नहीं जी, ये भी आपका गलत है। कॉरपोरेशन ऑफ टैक्स जो है वो यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, आपका एंट्री 85 है वो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों कौन सा हुआ, फर्स्ट भी गलत हुआ, इंटरस्टेट ट्रेड आपका यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, इंटरस्टेट माइग्रेशन भी आपका यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, और इंटरस्टेट क्वारंटाइन भी आपका यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, और टैक्स सब्जेक्ट जो है टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स ये भी आपका किसके अंडर आता है, स्टेट के अंडर नहीं यूनियन के अंडर आता है, ठीक है। जिसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, आपका सही हो जाएगा सी, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा सी, बाकी ये गलत ये गलत ये गलत। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। देखो सिक्स क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने क्या कहा है कि राइट टू प्राइवेसी को मेंशन किया है, ठीक है, जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी वो किस आर्टिकल के अंडर आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। पहला आपका कह रहा है आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 और आर्टिकल 16, ठीक है, आपको आर्टिकल 85 और आर्टिकल, तो देखो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है ये आपका राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 19 और 20 में ही पेज फंस रहा है, देखो ये दोनों जो है इसमें कौन सा करेक्ट होगा, आपका 21 होगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा क्या कहता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, क्या कहता है, राइट टू, एक सेकेंड, हाँ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, ये आर्टिकल 21 कहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहा है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है, और जब बेसिक जीवन जीने का अधिकार की बात करता है तो प्राइवेसी हमारा क्या है, वो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा बिल्कुल ही एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है, हमारा अपना निजी विषय है प्राइवेसी, तो वो हमारे आर्टिकल 21 में ही आएगा, और आर्टिकल 21 में जैसे ही आएगा तो राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ओके, नाउ मूव करते हैं अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। देखो सेवेंथ क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको सीडीएस कहते हैं, हमारे पहले सीडीएस कौन थे तो आपको पता होगा बिपिन रावत जी थे, ठीक है,
एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूटी क्या है CDS का, एज अ डिफेंस, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, ठीक है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के आधार पर बताइए कि ये आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का ड्यूटी क्या है, ठीक है, कर्तव्य क्या होता है, क्या कार्य होता है। तो फर्स्ट देखो इसमें कह रहा है परमानेंट चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी। पहला क्या कहता है कि परफेक्ट परमानेंट चेयरमैन, एक मिनट देखो, तो हमारा क्या था, सॉरी मैं पानी पीने चला गया था। हमारा देखो क्या था, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होंगे जो डिफेंस ऑफ स्टाफ होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स वही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। दूसरा कहता है एक्सरसाइज द मिलिट्री कमांड ओवर द 3 स्टाफ सर्विस चीफ, ठीक है। हाँ देखो बात यहाँ बेसिक सी है कि जो मिलिट्री और एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास इसलिए होगा क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बेसिक जो काम है वो क्या था, 3 सर्विस चीफ, ठीक है। तीनों जो चीफ हैं हमारे, आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है, और नेवी, ठीक है, ये तीनों को जो सेना है, इन तीनों के जो चीफ हैं, इन सब में क्या है आपका क्या करना है, एक्सरसाइज तीनों में क्या कनेक्शन बना, कम्युनिकेशन बना के रखना है, ठीक है। तीनों को एक तरीके से कम्युनिकेशन बना के रखना है, ये आपका क्या किसका काम था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का काम है। तो ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन द ऑल 3 सर्विसेज मैटर, ठीक है। हाँ, तीनों जो ट्राई सर्विसेज मैटर हैं उस पे प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र कौन होंगे, डिफेंस ऑफ स्टाफ होंगे, किसके, डिफेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के तीनों सर्विसेज को मिला करके एक प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र बनाया गया, वो आपको जो CDS को ही बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही बनाया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण, थोड़ा सा और एक सेकेंड, हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। डी नहीं होगा, ए होगा, सॉरी, ए होगा, 1, 2 एंड 3 होगा, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, थोड़ा सा इसको जूम करो, हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। कह रहा है ऑपरेशन जो हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो करते हैं आर्मी के द्वारा, जो क्या करता है, अपलिफ्ट करता है लोकल पॉपुलेशन को रिमोट एरिया से, टू एड्रेस देयर बेसिक नीड, उसको इंक्लूडिंग टू एड्रेस देयर बेसिक नीड, ठीक है। तो ऐसे कौन से ऑपरेशन थे जो ऐसे किए गए थे, उस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखो ऑपरेशन संकल्प की बात करता है, और पहला ऑप्शन आपका क्या है, ऑपरेशन संकल्प है। और उसके बाद दूसरा क्या है, ऑपरेशन मैत्री है। तीसरा ऑपरेशन सद्भावना है। उसके बाद चौथा जो ऑपरेशन मदद है, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं, पहला जो हमारा कहता है, इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो होगा आपका सी, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। सद्भावना ऑपरेशन जो है वो इनिशिएट की गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। सभी ऑप्शन को देखेंगे, सद्भावना जो हम पहले देख लेते हैं, जो करेक्ट है वो इंडियन आर्मी के द्वारा इनिशिएट की गई थी जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में की गई थी, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर में एड्रेस करना था बेसिक नीड एंड डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी लोकल पॉपुलेशन के अंडर में, जो लोग रिमोट एरिया में रह रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या किया गया था, ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भावना। ओके, तो ये आपका ऑपरेशन सद्भावना है जो ये आपका स्टार्ट किया गया था, कहाँ, जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ। अब देखो आगे जो बात करता है ये हमारा हो गया ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प जो था, ऑपरेशन संकल्प इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। वो भी 2019 में किया गया था, पैसेंजर को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, 2019 में इंडियन नेवी के द्वारा। ओके, उसके बाद ऑपरेशन मैत्री की बात करते हैं। देखो ये ऑपरेशन मैत्री जो है आपको याद होगा 2015 में ना,
नेपाल में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, बहुत ही टफ अर्थक्वेक आया था, और कुछ पार्ट ऑफ कह सकते हैं इंडिया में भी आया था, जैसे नेपाल से जो बॉर्डर लगता है बिहार, उसमें भी कुछ ऐसा देखने को मिला था। ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया गया था सरकार के द्वारा 2015 में, कि जो लोग नेपाल में फंसे हैं इंडियन लोग, उसके मदद के लिए, ठीक है, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया था। ओके, ऑपरेशन मदद की बात कर ले जाएंगे तो ऑपरेशन मदद जो है वो केरल में स्टार्ट हुआ था। केरल का जो कोची का इलाका है वहाँ इंडियन नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उनको बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था 2018 में। ठीक है, अब ये 2018 केरल में स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन मदद, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ठीक अभी रिसेंट में देखिएगा 2024 में क्या हुआ था। केरल में ही एक जगह है जिसको वायनाड कहते हैं, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। ठीक है, वायनाड। तो वहाँ देखो क्या हुआ था वायनाड में, आपका आफ्टर इलेक्शन की बात है, इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ था लोकसभा इलेक्शन 2024 का, तो उसके बाद वहाँ देखने को मिला था कि वहाँ नेचुरल डिजास्टर आया था वायनाड में। ठीक है, जो कि आपका केरल में है। ठीक है, तो वहाँ इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चालू की गई थी जिसका नाम था ह्यूमैनिटेरियन एड। ह्यूमैनिटेरियन एड, एक सेकेंड, बाकी सबको मैं मिटाता हूँ। हाँ, क्या नाम रखा गया था, ह्यूमैनिटेरियन एड, एड जिसको कहते हैं एड एंड डिज़ास्टर रिलीफ। ठीक है, जिसको आपको शॉर्ट फॉर्म में HADR भी नाम दिया गया था। ठीक है, HADR। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका वायनाड में, जो कि हो सकता है UPSC पूछ ले ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से रिलेट कर रहा है। तो ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, ऑपरेशन सद्भावना। ओके, नाउ हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, देखो हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री इन द वर्ल्ड इज, कह रहा है दो देशों के बीच में सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सा है पूरे विश्व के बात की जाए तो पहला आपका ऑप्शन देखो, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या कहता है, चिले एंड अर्जेंटीना। ठीक है, उसके बाद सी हमारा कहता है इंडिया एंड चाइना के बीच में, और डी हमारा कह रहा है कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। ठीक है, बिल्कुल स्टैटिक्स क्वेश्चन था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, ये सिंपल सी है बात। देखो, देखते हैं। पहला जो हमारा इंडिया, कनाडा और US की बात कर रहा है, इसकी जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच, कनाडा और US के बीच में, वो है 8,891 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका किसके बीच है, कनाडा और US के बीच। ठीक है, चिले और अर्जेंटीना की बात कर ली जाए तो इनका है 5,308 किलोमीटर। ठीक है, 308 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम इंडिया और चाइना की बात कर लीजिए तो इंडिया और चाइना का जो है वो 3,488 किलोमीटर है, इंडिया और चाइना का। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान और रशिया की बात कर ली जाए तो रशिया और कजाकिस्तान का जो है वो है बिल्कुल ही 7,800 किलोमीटर है, रशिया एंड कजाकिस्तान का। ठीक है, जो कि आपका सेकंड लॉन्गेस्ट होगा। तो हमारा पूछ रहा है, ये हमारा सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाएगा कजाकिस्तान और रशिया का। ठीक है, हमारा पूछ रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा था। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट, बेसिक सी बात है भाई, सबसे लॉन्गेस्ट हमारा कनाडा एंड US के बीच में हो जाएगा 8,891 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट क्या होगा हमारा, कजाकिस्तान और रशिया के बीच। ठीक है, अब इसके बाद हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट जो है हमारा वो स्पेन, स्पेन और मोरक्को। मोरक्को का कौन था, कौन सा ट्रेवलर आया था मोरक्को, मोरक्को का कौन सा ट्रेवलर था जो इंडिया आया था, बताओ। तो इन दोनों के बीच में जो है सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या है, बाउंड्री है। ठीक है, जो कितना है आपका, वो 85, ओनली 85 किलोमीटर है मोरक्को और स्पेन के बीच में। ओके, तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ट्रेवलर था जो मोरक्को से इंडिया आया था, आपको पता होगा, इबन बतूता जो था वो मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का था इबन बतूता जो इंडिया आया था। ठीक है, अब ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो इंडिया जो अब आया था इबन बतूता, तो किसके टर्म में आया था, यहाँ उस समय किसके राज्य चल रहे थे। ओके, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, US एंड कनाडा। ओके, नाउ मूव करते हैं 10th क्वेश्चन पे।
देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया जाए। हाँ, 10 क्वेश्चन की जब बात करेगा तो देखो ये हमारा 10 क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा और। देखो हमारा 10th क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमिटी इन लोकसभा आर करेक्ट। ठीक है, लोकसभा में जो एथिक्स कमिटी होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा देखो पहला कहता है, पहला हमारा क्या दिया हुआ है कि इनिशियली इट वाज एन एडहॉक कमिटी। ठीक है, कह रहा है कि शुरुआत में ये एक एडहॉक कमिटी थी। ठीक है, दूसरा हमारा कहता है ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, केवल लोकसभा के मेंबर ही ये कंप्लेन कर सकते हैं किसी लोकसभा के सदस्य के अनएथिकल कंडक्ट पर। तीसरा आपका कहता है दिस कमिटी कैन नॉट टेक अप मैटर विच इज सब जुडिस। ठीक है, ये कमिटी ऐसी कोई मैटर को टेकअप नहीं करती है जो कि सब जुडिस है। देखो अब देखो इसमें है क्या, देखो सिंपल सी बात है कि ये जो है इनिशियली एक एडहॉक कमेटी थी, बिल्कुल सही बात है। 2000 में 2000 में जब पार्लियामेंट सेशन चल रही थी तो उस समय हमारे स्पीकर जो थे GM बाल योगी जी थे। ठीक है, GM बाल योगी। ठीक है, ये वाले योगी जी नहीं, GM बाल योगी थे। ठीक है, तो GM बाल योगी जी थे, तो उन्होंने एक एडहॉक कमेटी बनाई थी। ठीक है, अनइथिकल वाली। ठीक है, वो जा कर के परमानेंट हो जाती है, परमानेंट कर दिया जाता है 2015 में। 2015 में वो कमेटी को परमानेंट कमेटी बना दी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। सेकंड हमारा गलत होगा, क्योंकि केवल लोकसभा मेंबर ही कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, एनी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ ये जांच होनी है। ठीक है, तीसरा हमारा करेक्ट है कि जो भी जुडिस मामला होता है उसको कमेटी टेकअप नहीं करती है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही होने के बेस पर क्या हो जाएगा, करेक्ट C हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन C हो जाएगा 10th का। ठीक है, तो 10th का C होगा करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट एंड थर्ड ये गलत होगा। नाउ मूव करते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। देखो 11th क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछा है इस बार यूपीएससी ने। थोड़ा सा ना इस बार पेपर 2023 के बेस पर 2024 वाला ठीक है, क्योंकि 2023 में जैसा क्वेश्चन पूछा था ना, इतने लोगों ने आर्गूमेंट और इतनी बोला था क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो उसके बाद यूपीएससी ने अपना थोड़ा सा धैर्य दिखाया है, थोड़ा सा काइंडनेस दिखाई है। 11th क्वेश्चन कहता है कि हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बिफोर कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले कौन से मेंबर जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या कह सकते हैं प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन थे, तो आपको बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछ सकता है। D है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब सिन्हा जी जो ये बिहार से आते थे, बिहार से बिलोंग करते थे, और कांग्रेस पार्टी के टिकट पे ये बिहार से बिलोंग करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट हुए थे ये। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। ठीक है, ऑल्दो ये आपको कह सकते हैं कि इन्होंने एक तरीके से एक टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में थे। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे वो भी आपके बिहार से ही थे। ठीक है, तो उन दोनों को आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट रूप में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट चुने गए। ओके, तो इसका इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। ओके, नाउ मूव करते हैं 12th पे। देखो 12th हमारा कहता है, एक सेकेंड, कि विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को लेकर के कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कहता है, देखो ये तो इंपॉर्टेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए दिन पूछ लिया जाएगा, हर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक।
फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट प्रोवाइड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये आपका कह रहा है कि ये इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या किया हमने कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन को हमने वहाँ से अडॉप्ट किया, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें क्या ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट के बेस पे, ठीक है, जो 1935 में आया था। तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमने जो फेडरेशन लिया है, हमने जो फेडरेशन वाला जो प्रोसीजर लागू किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड कहता है कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। ठीक है, डिफेंस और कह सकते हैं कि ये फॉरेन अफेयर जो है वो केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, इसकी बात कर रहा है। तो नहीं जी, ये आपका गलत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये आपका जो एक ये नॉट अ कह सकते हैं नॉट अ फेडरल लेजिस्लेचर नहीं है, ये इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जिसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला गलत है, दूसरा सॉरी पहला सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा ए हो जाएगा ओनली 1। ओके, इजी क्वेश्चन था ये भी कहेंगे। थर्ड पे आते हैं, 13 पे आते हैं। 13 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूट टू प्ले राइट भाषा। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से अब तक एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, जिसमें आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। प्ले राइट भाषा का कौन सा वर्क है ये। ठीक है, तो पहला हमारा कहता है, एक तो इस प्रोनाउंसिएशन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कंवल लंकारा। ठीक है, सेकंड कहता है नाट्य शास्त्र, और सी कहता है मध्यम योगा, और डी कहता है महाभाष्य। ठीक है, जिसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट हमारा सी था। ठीक है, सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये हमारा आर्ट एंड कल्चर से था। अब आगे बढ़ते हैं, 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन आपका क्या है कि संघभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो ट्रेवल करते हैं चाइना एट द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी। ठीक है, 4th सेंचुरी के एंड में वो ट्रेवल करते हैं चाइना। वॉज द ऑथर ऑफ द कमेंट्री। ठीक है, किसके ऑथर हैं, वॉज द ऑथर ऑफ किस, उन्होंने क्या लिखा था। ठीक है, तो आपका ए कहता है प्रजन प्रमिता सूत्र, प्रजा प्रमित्र सूत्र। बी कहता है विशु दिमाग। सी कहता है आपका सर्वस्तिवादा विनया, और डी कहता है ललिता विस्तारा। ठीक है, तो बताओ ये आपका जो संघभूति, जो इंडियन मॉन्क जिन्होंने ये बुक जो लिखी थी वो आपका सी है। ठीक है, सर्वास्तिक वेदा। ठीक, एक तो नाम ऐसे हैं, सर्वस्तिक वेदा विनय। ठीक है, इनका ये लिखा हुआ था। ओके, नाउ हम अब 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन देखो, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के है। इस बार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमने एक इंक्लूड किया है, और इसमें आपको ये कह सकते हो कि ये इस साल भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये आपको इस खासकर ये इंपॉर्टेंट होगा कि उसका जो प्रोसीजर है ना एंट्री का, वो आप एक बार देख के जाना क्या प्रोसीजर होते हैं साल में, कि कितने साल के बाद वो रिव्यू रखते हैं। उसके बाद आपको कितने साल में कितने आप लिस्ट में कितने नाम भेज सकते हैं, ये तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, 15th क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्लूड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड रिलीज्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो रिलीज़ किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसमें से कौन कौन से हैं वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट आपका कहता है शांति निकेतन, दूसरा कहता है रानी की वाव, उसके बाद कहता है तीसरा सैक्रेड इंसेम्बल ऑफ होशाला, डी कहता है महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स एट बोध गया। ठीक है, तो बताओ आपको पूछ रहा है इसके में, एक सेकेंड, हाँ, आपको पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टी वेयर इंक्लूडेड इन 2023। ठीक है, 2023 में इनमें से कौन कौन से
इंक्लूड किया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को के द्वारा। तो कौन कौन इंक्लूड किया गया 2023 में? देखो शांति निकेतन थी और सी हम थर्ड हमारा क्या सेक्रेटरी सिंबल ऑफ होशाला कर रहा, ठीक है, ये दोनों को, ठीक है। ये रानी की वह पहले ही हो था और महाबोधि तो बहुत पहले की बात है, 2022-24 में ये इंक्लूड किया गया था। ओके, तो इसके रिकॉर्डिंग हमारा बी हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। ये यूनेस्को वाला इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछ ही लेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए ये आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, तो अब तक इस पहले पार्ट को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके दूसरे पार्ट की आएगी जिसमें हम और ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। 2024 का ही यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी पढ़ते लिखते रहिए।